क्लास 11 केमिस्ट्री यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पार्ट 2। लास्ट टाइम पर आपको बताया गया था कि केमिकल बॉन्ड दो प्रकार से बनते हैं। कुछ केमिकल बॉन्ड परमाणुओं के मध्य बनते हैं और कुछ केमिकल बॉन्ड अणुओं के मध्य बनते हैं। तो परमाणुओं के मध्य बनने वाले केमिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था, कोवैलेंट बॉन्ड था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड था और मेटैलिक बॉन्ड। अणुओं के बीच बनने वाले बॉन्ड में वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड की। जो बॉन्ड परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से या इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं, ऐसे बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। जब मेटल और नॉन मेटल परस्पर मिलकर के आयनिक बॉन्ड का निर्माण करते हैं तो उसमें मेटल धनायन में बदल जाता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाता है। जिन इलेक्ट्रॉनों को मेटल त्यागता है उन इलेक्ट्रॉनों को नॉन मेटल ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात मेटल धनायन हो जाता है और नॉन मेटल ऋणायन हो जाता है। फिर जब ये धनायन और ऋणायन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके मध्य वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है। यही वैद्युत आकर्षण बल आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध कहलाता है। जैसे NaCl का बनना है, NaCl का निर्माण माने सोडियम परमाणु और क्लोरीन परमाणु के संयोग से होता है। जब गैसीय सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ये धनायन में परिवर्तित होता है, और गैसीय क्लोरीन परमाणु उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित होता है। जब ये धनायन और ऋणायन एक दूसरे के करीब आते हैं तो आयनिक यौगिक का निर्माण होता है, जो प्रायः ठोस अवस्था में होता है, और इस क्रिया में कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा कहलाती है। इस लैटिस एनर्जी को जालक ऊर्जा कहते हैं। तो आयनिक यौगिकों के निर्माण में या आयनिक यौगिकों के एक मोल के निर्माण में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी कहलाती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजक के बंध बनने में परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इन्हें त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु की इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। यानी वैद्युत संयोजक बंध बनने में परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है, या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वही संख्या उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। जैसे NaCl जब बनता है तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी वैद्युत संयोजकता एक हो गई, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्लोरीन की वैद्युत संयोजकता एक हो गई। इसी तरह से मैग्नीशियम नाइट्राइड के निर्माण में मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो मैग्नीशियम की वैद्युत संयोजकता 2 हो गई, और नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो नाइट्रोजन की वैद्युत संयोजकता 3 हो गई। अब इसके बाद है ये आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल। तो आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, अदिशात्मक होता है, इसलिए आयनिक यौगिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। आयनिक यौगिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब इसके बाद है जालक ऊर्जा। अभी बताया गया कि आयनिक यौगिकों के एक मोल के निर्माण में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है, और जिस आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा अधिक ऋणात्मक होती है
वह यौगिक या उस यौगिक में आयनिक बांड की मजबूती या स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक होती है। जालक ऊर्जा का संबंध बर्न-हैबर चक्र से होता है, बर्न-हैबर साइकिल से होता है। जालक ऊर्जा आयनिक यौगिकों से संबंधित है। आयनिक यौगिकों के निर्माण में ऊर्जा के कई पद शामिल होते हैं। जैसे NaCl के निर्माण से इसको आसानी से समझा जा सकता है। सोडियम और क्लोरीन परमाणु के संयोग से NaCl का निर्माण होता है। सोडियम परमाणु नेचुरली ठोस अवस्था में होता है और क्लोरीन अणु के रूप में होता है, Cl2 के रूप में होता है, ये गैसीय अवस्था में होता है। तो ठोस सोडियम परमाणु और गैसीय क्लोरीन अणु परस्पर मिल करके NaCl का निर्माण करते हैं। ये निर्माण कैसे होता है? सोडियम ठोस अवस्था में होता है, इसको ऊर्जा दे करके गैस अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। तो ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए दी गई ऊर्जा को सब्लिमेशन एनर्जी या ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहते हैं, जिसको शॉर्ट में SE सब्लिमेशन एनर्जी लिखा गया है। जब सोडियम गैसीय परमाणु में बदल जाता है तब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको गैसीय धनायन में परिवर्तित किया जाता है। तो गैसीय परमाणु से गैसीय धनायन में बदलने के लिए दी गई ऊर्जा उस परमाणु की आयनन विभव कहलाती है या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो सोडियम ठोस सब्लिमेशन एनर्जी को ग्रहण करके सोडियम गैस में बदलता है और सोडियम गैस इलेक्ट्रॉन को त्याग करके सोडियम आयन में बदलता है। तो ये सोडियम परमाणु का परिवर्तन सोडियम आयन में हो गया। अब बचा क्लोरीन अणु। क्लोरीन का आधा अणु लिया जाएगा, हाफ Cl2। इसमें 2 क्लोरीन परमाणु आपस में जुड़े होते हैं, इनको अलग करना होता है। तो क्लोरीन अणु को से क्लोरीन परमाणुओं को अलग करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको वियोजन ऊर्जा या डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, जिसको DE से दर्शाया गया है। तो क्लोरीन अणु को तोड़ करके क्लोरीन परमाणु में बदला जाता है। ये क्लोरीन परमाणु गैसीय अवस्था में है। अब सोडियम के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को यह क्लोरीन परमाणु ग्रहण करके क्लोराइड आयन में परिवर्तित होता है। तो क्लोराइड आयन में परिवर्तित होने में क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ये ऊर्जा का निष्कासन करता है, ऊर्जा निकलती है। यह निकली हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, जिसको पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ा गया है। तो क्लोरीन अणु का परिवर्तन क्लोरीन परमाणु में होता है, क्लोरीन परमाणु का परिवर्तन क्लोराइड आयन में होता है। अब ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में मिलकर के NaCl का निर्माण करते हैं और इसमें से कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी कहलाती है। अब इन पूरे चक्र में, और यह चक्र बर्न-हैबर चक्र या बर्न-हैबर साइकिल कहलाता है, इस पूरे साइकिल में ऊर्जा के जो पद हैं उसमें 2 पद ऐसे हैं जिसमें ऊर्जा का निष्कासन होता है, शेष पदों में ऊर्जा का अवशोषण होता है। जैसे सोडियम ठोस जो है गैसीय परमाणु में बदलेगा तो ऊर्जा ग्रहण करेगा। ग्रहण की गई ऊर्जा को धनात्मक लिखा गया है हर जगह। जिस स्टेप में ऊर्जा का निष्कासन होता है उसको ऋणात्मक लिखा गया है। तो पूरे स्टेप में 2 जगह केवल ऊर्जा का निष्कासन हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और लैटिस एनर्जी में। इन सभी ऊर्जा परिवर्तनों को जोड़ेंगे, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस डेल्टा HL, यानी डेल्टा H जो है ऊर्जा में परिवर्तन है, L फॉर लैटिस एनर्जी है। ये दोनों वैल्यू निगेटिव होते हैं और ये टोटल सभी पदों का योग -Q के बराबर होता है। तो गैसीय घटक आयनों से आयनिक यौगिक के 1 मोल के निर्माण में जो ऊर्जा मुक्त होती है वही ऊर्जा उस आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी कहलाती है। तो लैटिस एनर्जी को परिभाषित करेंगे, एक गैसीय घटक आयनों से आयनिक यौगिक के 1 मोल के निर्माण में
मुक्त ऊर्जा, चालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी कहलाती है। जिस गैस ये आयनिक यौगिक की लैटिस एनर्जी का मान जितना ही अधिक ऋणात्मक होता है, उस आयनिक यौगिक की प्रबलता उतनी ही अधिक होती है। यानी स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। आयनिक बॉन्ड बनने की अनुकूल परिस्थितियाँ, मतलब ये है कि आयनिक बॉन्ड किन परिस्थितियों में आसानी से या सुगमता से बन सकता है। तो आयनिक बॉन्ड आसानी से बनने के लिए धातु की का आयनन विभव कम होना चाहिए, यानी लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल होना चाहिए, और धातु की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होनी चाहिए, यानी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, और यौगिक की जो लैटिस एनर्जी होती है, चालक ऊर्जा होती है, उसका मान अत्यधिक ऋणात्मक होना चाहिए, यानी हाईली निगेटिव वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। तो ये तीन मुख्य कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है, जिसमें आयनिक बॉन्ड का निर्माण आसानी से होता है। पहला लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल, दूसरा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, एंड थर्ड हाईली निगेटिव वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। अब आयनिक कंपाउंड के मुख्य लक्षण क्या हैं? आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। आयनिक कंपाउंड का या वैद्युत संयोजक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होते हैं। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में या जलीय विलयन में अच्छे सुचालक होते हैं, यानी गुड कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट एंड इन एक्वस सोल्यूशन। चौथा मुख्य लक्षण है कि आयनिक कंपाउंड ध्रुवीय विलायकों में पोलर सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में और ध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं। तो ये चार इनके मुख्य लक्षण हो गए। पहला लक्षण है जनरली सॉलिड होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, गुड कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट एंड इन एक्वस सोल्यूशन, एंड फोर्थ सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब इसके बाद है कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, यानी बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनते हैं, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। जैसे पहला है क्लोरीन अणु का बनना। क्लोरीन अणु में दो क्लोरीन परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। प्रत्येक क्लोरीन परमाणु के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2, 2, 4, 2, 6 एक 7 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, और 2, 4, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया गया है और इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कराएंगे। साझेदारी कराने के बाद इस पाए वाले क्लोरीन के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ऐसे इसको घेरेंगे तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार दो क्लोरीन परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कुल 2 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण हुआ। इसी तरह से ऑक्सीजन अणु के निर्माण में, ऑक्सीजन अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। इस प्रकार ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। यहाँ जो क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण हुआ है, यह इस साझेदारी में कुल 2 इलेक्ट्रॉन भाग लिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों से एक कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। यहाँ ऑक्सीजन अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य कुल 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, यानी 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, यानी इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। इसी तरह से नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3-3 इलेक्ट्रॉनों का ये साझा करके नाइट्रोजन अणु का निर्माण करेंगे। यहाँ पर प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है, इसलिए नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा, यानी क्लोरीन के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड और नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, दिशात्मक होते हैं, इसलिए कोवेलेंट यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, समावयवता दर्शाते हैं, आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। तो आयनिक नॉन डायरेक्शनल होते हैं, वो आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाते हैं। कोवेलेंट डायरेक्शनल होते हैं, आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड प्रायः मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है।
आयनिक बॉन्ड मेटल और कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच बनता है। नॉन मेटल के बीच बनता है। आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और सभी बॉन्ड उसमें सिग्मा बॉन्ड होंगे। 4 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। 6 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, शेष अन्य जो भी बॉन्ड होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। जैसे क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, एक सिंगल बॉन्ड बना, यह सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना, एक बॉन्ड सिग्मा हो जाएगा और एक बॉन्ड पाई हो जाएगा। नाइट्रोजन में 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना, इसमें एक बॉन्ड सिग्मा हो जाएगा, शेष दोनों बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड हो जाएंगे। इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं और ट्रिपल भी हो सकते हैं। हाँ, अभी बताया गया कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी 2 प्रकार की हो सकती है, इक्वल शेयरिंग एंड अनइक्वल शेयरिंग। समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या असमान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। अगर इक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। अगर अनइक्वल शेयरिंग होती है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण होता है। जैसे ए और बी 2 परमाणु हैं, दोनों अगर समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, तो इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ये म्यूचुअल शेयरिंग या इक्वल शेयरिंग कहलाएगी, जिसमें दोनों परमाणु समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। दूसरा कंडीशन ये होता है अनइक्वल शेयरिंग की, यानी एक के परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से उपलब्ध होते हैं, यानी इस परमाणु का ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन साझेदारी में नहीं देता है उसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी उसके पास बल्कि इलेक्ट्रॉनों का सेक्सटेट होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन का सेक्सटेट है और इसके पास इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट है। अब ये परमाणु ये अपने इलेक्ट्रॉनों को बी के साथ साझा कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन भी साझेदारी के इलेक्ट्रॉन हुए, लेकिन यहाँ पर साझेदारी में इलेक्ट्रॉन केवल एक परमाणु द्वारा दिया जा रहा है। तो जब अनइक्वल शेयरिंग होगी, केवल एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया जाएगा, तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण होगा। और जब दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे तब कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, एक नॉन पोलर और दूसरा पोलर। नॉन पोलर को हिंदी में अध्रुवीय कहते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड 2 समान परमाणुओं के बीच बनता है। जैसे क्लोरीन और क्लोरीन समान परमाणु हैं, इनके बीच का बॉन्ड नॉन पोलर होगा और ध्रुवीय होगा। ऑक्सीजन के बीच का बना बॉन्ड नॉन पोलर होगा। नाइट्रोजन के बीच का बना बॉन्ड नॉन पोलर होगा। दूसरा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ध्रुवीय संयोजक बंध। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड 2 भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच बनता है। जैसे H और Cl के बीच का बॉन्ड पोलर होगा, H और O के बीच का बॉन्ड पोलर होगा, H और O के बीच का बॉन्ड पोलर होगा, B और F के बीच का बॉन्ड पोलर होगा। ये H2O2 है, ये बॉन्ड पोलर है, 2 भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच है। ये 2 समान परमाणुओं के बीच है, नॉन पोलर होगा, ये पोलर होगा। इस प्रकार एग्जाम्पल्स में ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 एक ऐसा अणु है जिसमें पोलर और नॉन दोनों प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड उपस्थित हैं।